Hello friends, welcome you all on Learn NEET IIT J with Babita. Today we will learn chemistry class 11th chapter 2 classification of elements and periodicity. Let's start. Hello friends, we will start our chemistry chapter 2 classification of elements. The periodic table is most important concept of chemistry. हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों पढ़ना, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई, पीरियोडिक टेबल बनाई गई। इन पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. We will also study how the periodic table follows a logical relation with the electronic configuration of an atom. हमें क्यों कॉन्फ़िगरेशन की पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, उसमें क्या क्या हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई, the actual or ideal arrangement together of those which are alike and separation those which are alike. हमें एक एक्चुअल और आइडियल अरेंजमेंट थी जो एक जैसे उनको एक साथ जोड़ने की और जो अलग अलग तरह के हैं उन्हें सेपरेट करने की. अब हमें व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. हम जानते हैं जब 1800 का टाइम था तब हमारे पास 31 एलिमेंट थे जो नॉन थे. 1865 आते आते 63 एलिमेंट्स और आज के समय में 118. फ्यूचर में ये संख्या बढ़ सकती है, तो हमें इनको एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो हम एक ऐसी चीज़ की खोज में थे ताकि हम इनको एक साथ ही बहुत सारे उनको ऑर्गेनाइज कर सकें, उन्हें पढ़ सकें और उनका डिवीज़न कर सकें. We know that elements are basic unit of matter. Till 1800 only 31 elements were known. By 1865 number of elements known were 63. At present there are 118 elements known. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all elements. So to make this study easier and simple, scientists search for a systematic way to organize their knowledge. So the main aim was to keep the elements of same properties together, so that by studying one element out of that group, we can have general idea about the properties of group. साइंटिस्ट तलाश में थे कि हम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ लें जिससे हम एक साथ 5 से 6 एलिमेंट या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ रिमेंबर कर सकें. हमें एक ऐसी ट्रिक चाहिए थी जिससे पूरे उसको हम पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन कर सकें और हम एक ट्रिक की मदद से पूरे टेबल को क्लासिफाई कर सकें. Periodic table is defined as tabular arrangement of elements in such a way that elements having same properties are kept together. Periodic table एक tabular arrangement elements की जिसमें वो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक साथ पुट किए जाते हैं. Now historical development of periodic table. डोबर्नियर, जॉन डब्ल्यू डोबर्नियर ने 1817 में कोशिश की. उसने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप की टाइप्स में अरेंज किया, इन विच मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वॉज ग्रेसली अप्रोक्स टू सेकेंड वन. जब उसने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को लिया और उसे 2 से डिवाइड किया तो सेकेंड वन के अप्रोक्स में आ रहा था. जैसे कि हम लेते हैं Li, Na एंड K, तो इनका मास होता है 39, 23 एंड 7. तो 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 = 23. ऐसे ही सेकेंड लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 177. अप्रोक्स 88.5 आ रहा है, ये एवरेज अप्रोक्सीमेट 88. ऐसे थर्ड था 35 क्लोरीन का होता है, आयोडीन का 127 होता है. तो 35 + 127 डिवाइडेड बाई 2 तो ये होता है 81.2. एवरेजली अप्रोक्सीमेट टू 80. नाउ ड्रॉबैक्स थी, ये खाली 3 टाइप ही अरेंज कर सका, इसके बाद ये पैटर्न बंद हो गया.
धीरे धीरे इसमें तरक्की हुई। 1865 में न्यूलैंड आई, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिसने 8 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हो दिया। उसने सुरों के नाम पे इन्हें अरेंज किया, जिसमें फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स वर सिमिलर। आज के दिन में फर्स्ट एंड 9th होते हैं। उसके बाद लोथर मेयर ने प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अमंग पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स। उसमें उसने ग्राफ प्लॉट किया जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ थे। He observed the change in length of that repeating pattern. अब उसके बाद उसमें थोड़े से पॉइंट थे जो हाईली स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स थे, वो पीक पे थे। एग्जाम्पल रुबीडियम एंड सीजियम। उसके बाद एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैस आर ऑन असेंडिंग पोर्शन। जो गैस थी वो असेंडिंग ऑर्डर पे थी और सबसे कर्व पे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। एल्कलाइन मेटल ऑक्यूपाइड द डिसेंडिंग पोर्शन। जो अर्थ मेटल थे वो डिसेंडिंग में थे, वो नीचे आते जा रहे थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड असेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व एक्सेप्ट क्लोरीन, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में जा रही थी। उसके बाद मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिसने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन एट देयर एटॉमिक वेट। उसने एटॉमिक वेट को बेसिक मानकर ऑर्गेनाइज किया। मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जिसमें एक टेबल को वर्टिकली 8 कॉलम्स ग्रुप 1 to 8 और ग्रुप 0 में डिवाइड किया। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड फर्दर इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। पीरियड्स थे, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको उसने पीरियड कहा। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो बताया वो इलेबोरेटेड फॉर्म था, वो टेबुलर फॉर्म में था। लोथर मेयर ने कर्व में बताया था, लेकिन मेंडलीव ने उसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया। He knew that some of the elements did not fit with his scheme of classification. If the order was strictly followed, तो उसने इग्नोर कर दिया कि AMU was to incorrect, एटॉमिक मास यूनिट थी वो इनकरेक्ट है। उसने खाली छोड़ी थी कुछ स्पेस फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर के लिए। He proposed some of the elements yet to discovered and left some space, naming एक एल्यूमिनियम गैलियम के लिए, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। उस टाइम पे उसने नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। और उसने प्रिडिक्शन की थी उनके एटॉमिक मास की, एक का एल्यूमिनियम के लिए 68 और एक का सिलिकॉन के लिए 72। लेकिन बाद में जब वो डिस्कवर हुए तो एवरेजली अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी। एक का एल्यूमिनियम का 70 था और एक का सिलिकॉन का 72.6 था। इसके बाद भी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं थी, क्योंकि दे शुड बी प्लेस्ड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, बट एक्चुअली वन पोजीशन प्लेस वॉज गिवन टू ऑल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक लॉ के अनुसार उन्हें अलग अलग जगह रखना चाहिए था, क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग अलग है, लेकिन उन्हें एक साथ रखा गया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, उसने ये नहीं बता सका कि पीरियोडिसिटी आ क्यों रही है, वो एटम्स रिपीट क्यों कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज़। उसने कह दिया सिर्फ आ रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं दिया। ऐसे ही एनोमलस पेयर थे उनका, जिसकी टेल्यूरियम था वो ग्रुप नंबर 6 में पुट किया गया और आयोडीन ग्रुप 7 में। लेकिन टेल्यूरियम का वेट ज़्यादा होता है और आयोडीन का कम, तो आयोडीन पहले रखा जाना चाहिए था। ऐसे ही आर्गन का वेट ज़्यादा होता है और पोटाशियम का कम होता है, लेकिन फिर BA0 ग्रुप में पुट किया गया और ये फर्स्ट में पुट किया गया। वो इनका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में हेनरी मोस्ले ने ऑब्जर्व किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सट्रीम मेथड रेगुलरिटीज।
उसने एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट किया एक्सरे मेथड से। ये उसे प्लॉट किया ग्राफ बिटवीन रूट वी एंड जेड। उसमें रूट वी थी वो न्यू थी, अंडर रूट न्यू, और न्यू थी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सिस। बिटवीन एटॉमिक मास एंड रूट वी जो ग्राफ था वो जिगजैग फॉर्म में आ रहा था, जिगजैग फॉर्म। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके कुछ एडवांटेज थे। वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिज़ाइन की गई थी, तो उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स थे। अब जो पोजीशन ऑफ एनॉमलस पेयर थी वो भी रिमूव हो गई थी, क्योंकि सब एटॉमिक नंबर से पुट की जाने लगी, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं किया गया। ऐसे ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे जो लैंथेनॉइड और नेक्टानॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग आ रही थी, तो उन्हें इस ग्रुप से अलग रखा गया। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC ने नाम करने की एक स्टाइल अपनाई, जिसमें 0 को लिखा गया नील, 1 को लिखा गया उन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को अन। अगर हमें अब इनसे किसी भी एलिमेंट का नेम लिखना है, जैसे 111, तो हम लिखेंगे अन और अन, उसके बाद ईयम, आखिरी में लगाना है ईयम, अननियम। ऐसे ही 190 है कोई एलिमेंट्स, उसका नाम लिखना है हमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे अन, एन, इलियम, इयम, अननियम। अगर हमें इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो ये लिखा जाएगा यू। अननियम से पहले यहाँ पर सॉरी चाहता हूँ, नील भी आएगा, एनिलियम, अन और फिर यम लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा UNE। ऐसे ही 120, ये लिखा जाएगा अन बाय नीलियम, UBN। ऐसे ही एलिमेंट है 186, ये फर्दर डिस्कवर नहीं हुए हैं लेकिन इनका नाम आ सकता है, तो अन ओक्ट हेक्सियम, ये लिखा जाएगा UOH। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर मेटेलिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस, etc। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? क्या होती है एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये डिस्टेंस होती है रेडियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हैं हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर देयर? तो फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्डेड थ्रू अ सिंगल बॉन्ड।
ये हाफ होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ होमोन्यूक्लियर जो एक जैसे हों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये दो एक जैसे एटम्स हैं और ये इन दोनों का सेंटर है और ये डिस्टेंस है, तो हम इसे मानते हैं O और इसे O डैश। तो जो कोवेलेंट रेडियाई है वो है हाफ ऑफ O डैश। जो O और O डैश के बीच में डिस्टेंस है ये, इसकी हाफ कोवेलेंट रेडियाई होती है। नेक्स्ट इज वैन डर वाल रेडियाई, सेकेंड पार्ट। वैन डर वाल रेडियाई क्या होता है? It is the half of internuclear distance between two identical non-bonded neighboring atoms. It is half of internuclear distance between two identical नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम। नॉन बॉन्डेड है मगर वो नेबरिंग एटम। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि जो हाफ होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, उसमें जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, ये और ये, एलिमेंट ए और एलिमेंट ए, इन दोनों के ये एटम है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है x, तो वैन डर वाल रेडियाई होती है x/2। ऐसे ही होती है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई होती है शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड में ये है, तो इन दोनों की होती है कोवेलेंट रेडियाई। इट इज़ कोवेलेंट रेडियाई एंड इट इज़ वैन डर वाल फोर्सेस। नेक्स्ट और थर्ड पार्ट इज मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर distance between two adjacent atoms। अब दो हैं जो एक साथ हैं, ऐसे बिल्कुल नेबरिंग एडजेसेंट हैं एक दूसरे से, तो जो इन दोनों के बीच में आएगी ये Z है, तो Z/2 होगी मेटालिक रेडियाई। इसके लिए एक ट्रेंड होता है, सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी होगी वैन डर वाल रेडियाई, उससे छोटी होगी मेटालिक रेडियाई, और सबसे छोटी होगी कोवेलेंट रेडियाई। नाउ द फोर्थ पार्ट इज आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई होता है फोर्थ टाइप हमारा। आयोनिक रेडियाई क्या होता है? आयोनिक रेडियाई होता है इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू न्यूक्लियस ऑफ आयन। इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर of the nucleus
ऑफ द आयन, नॉट एन एलिमेंट, आयन की है ये, अप टू विच इट एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें साइज होगा ना जो अनायन का, जो नेगेटिव होता है, वो बड़ा होता है कटायन से, पॉजिटिव चार्ज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हैं? द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका K+, S2 माइनस, P3 माइनस, Ca2+, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। K में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, S में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए, फॉस्फोरस में से 3 इलेक्ट्रॉन्स घटा दिए, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इन सब के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही Mg2+, Mg2- एक सीरीज जिसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लगाएंगे तो इसके लिए ट्रेंड होगा, इसमें R is directly proportional to 1/z effective। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर साइज क्या कहेगा, जो Mg2+, फिर Mg+, फिर Mg, फिर Mg2-, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज फॉलो होगा इनमें, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका और सबसे कम इसका। अब हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। What is ionization energy? Ionization energy होती है the energy required to remove the outermost electron from an isolated atom in gaseous state. Energy which is required to remove outermost electron फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम से। उसके लिए हमें उस पर एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर उससे ज़्यादा एटम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो और ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हम उसे एटम्स इन गैसियस स्टेट में लगाते हैं, गैसियस। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर है इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। साइज इंक्रीज किया, वहीं से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अब सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हमारा Nc से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो घटेगा। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एटम हाफ फिल्ड
आयोनाइजेशन एनर्जी है तो उसकी कम होगी, और अगर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी ज़्यादा होगी। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to isolated gaseous neutral atom। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी आइसोलेटेड फॉर्म में, आइसोलेटेड स्टेट में, न्यूट्रल एटम क्या है, जब हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है जो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस और अलोंग द ग्रुप electron affinity decreases। अब एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन आयन एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई होता है और एनर्जी जो सप्लाइड होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसलिए जैसे कि O प्लस इलेक्ट्रॉन है तो ये होगी O माइनस प्लस एनर्जी, तो जो इसमें डेल्टा H होगा वो नेगेटिव होगा। और हमने यहाँ पर लिया O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकाला हमने इसमें, तो ये O2 माइनस आया, इसमें जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये स्टेबल। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, विच इज़ मोर स्टेबल, Li नेगेटिव एंड B नेगेटिव, इनमें से कौन ज़्यादा है? अगर Li इज नेगेटिव इज मोर स्टेबल, इसमें आएगा मोर स्टेबल। इसका एक रीज़न, जो Li की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s1। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये अपने फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 1s2। ऐसे ही जो B है वो है 1s2 2s2। अभी वो फुली फिल्ड है, लेकिन जैसे ही एक निकलेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनमें से स्टेबल कौन सा होगा? Li नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is tendency of an atom in a molecule to attract toward itself in shared pair of electron। tendency of atom to attract in a molecule towards itself shared pair of electrons। इसमें जो अट्रैक्ट किए जाते हैं एटम्स जो एक दूसरे से बॉन्डेड एटम, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। इसमें टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। It is the measure of an element to attract bonded electron pair toward itself in covalently bound molecule। Example HCl। सो इसमें क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H।
ऐसे ही फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है डेल्टा। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यूज। उससे पहले हम चार्ज ऑन कटायन और चार्ज ऑन अनायंस पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन कटायन ज़्यादा होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो इसमें साइज कम होता है, और अनायन में इसका उल्टा होता है। अगर ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और साइज भी ज़्यादा होगा अनायन में। पीरियड में ये इंक्रीज करती है और ग्रुप में डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इसकी रिलेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं। रिलेटिव वैल्यू फाइंड की जाती है पोलिंग स्केल्स, वो होती है ज़ाय ए ज़ाय बी, वो होगी 0.101 इंटू डेल्टा ई, जिसमें डेल्टा ई है वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी है, इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। इसमें से माइनस की जाती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ये कहता है हमें पोलिंग स्केल। ऐसे ही है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने के लिए म्यूलिकन स्केल। म्यूलिकन स्केल उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है प्लस ई ए गिवन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब इसे डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दे आर टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, देन 16 डेल्टा एक्स, ये हमेशा डेल्टा एक्स मॉड्यूलस में लिया जाएगा, प्लस 2 × 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वेयर है लिया जाता है। जब परसेंट आयनाइजेशन करेक्टर आएगा वो डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ाय ए ज़ाय बी होगा।